चलो। हाय, सॉरी, क्या नाम है भाई? धीरज। ओके। जून अटेम्प्ट आई एम अज्यूमिंग। ठीक है धीरज, अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपन। 40 मार्क्स वाला हिस्सा है, एकदम सिंपल सा है। कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा। जस्ट गो विद द फ्लो, पुराना कोई कनेक्शन नहीं है। वी आर स्टार्टिंग फ्रेश टुडे, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू फोकस सम थिंग्स, बाकी अपन देखते रहेंगे, ठीक है। चलो, रेज्यूम होता क्या है? रेज्यूम कब इस्तेमाल करते रेज्यूम का? जब अपन कोई जॉब के लिए अप्लाई करते तो अपने को सामने वाला एक रेज्यूम, एक पेपर मांगता कि भैया तुमने आज तक किए क्या, तुमने क्या पढ़े, तुमने कहाँ नौकरी की है, तुम करते क्या हो, तुम हो कौन, तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। ये सब बातें आप सामने वाले को अगर ओरली एक्सप्लेन करोगे तो वो भूल जाएगा, क्योंकि उसके पास दिन में 100 लोग आते हैं, ठीक है। अगर मैं टीसीएस का एक मैनेजर हूँ, मैं एचआर मैनेजर हूँ टीसीएस का। एचआर वाले क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के बंदे करते क्या है? क्या लगता है तुमको कि एचआर के बंदे करते क्या? ठीक है, एचआर के बंदे आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, अप्रेजल्स देखते हैं और सैलरी का डिसबर्समेंट देखते हैं, ठीक है। सैलरी समय पे जारी है क्या, सैलरी सही आदमी को सही सैलरी मिल रही है क्या, और उसको सही अप्रेजल मिल रहा है क्या। अप्रेजल मतलब इंसेंटिव्स, ठीक है। सो उसके पहले सबसे पहला काम होता है एचआर वाले बंदे का कि बंदों को हायर करना है। और बंदों को हायर करने के लिए आपको रेज्यूम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, कोई भी सड़े से भी, आप एक सड़ी सी सीए फॉर्म में भी क्यों ना चले जाओ, जो आज कल के कल खुली हुई है, आपको वहां पे रेज्यूम सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। वो रेज्यूम में आप बेसिकली लिखते ये हो कि सर हमारा नाम ये है, हमारी पोस्ट ये है, हमने ये काम किया हुआ है, हम यहाँ तक पढ़े हुए हैं, हो सकता है भैया बीकॉम ग्रेजुएट्स, हो सकता है भैया सीएस, हो सकता है भैया सीएस, ये सब लिखो वहाँ पे। तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे 10th और 12th में, ठीक है। अगर तुम्हारी एकेडमिक्स तुम्हारा ज्यादा मेजर प्लस पॉइंट है, तुमने अभी तक जॉब नहीं करी है, दिस इज योर फर्स्ट जॉब, तो तुम ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के बारे में लिख नहीं सकते, क्योंकि तुमने पहली जॉब ये कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो उस समय तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को एकेडमिक्स ज्यादा लिखनी पड़ेगी कि तुमने कितना अच्छा पढ़ा है, तुमने क्या क्या अच्छा किया है, तुम्हारी स्किल्स क्या है। तुम्हारे रेज्यूम में उस चीज का फोकस ज्यादा रहेगा, ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं तो करोगे क्या तुम लोग। तो तुम लोग को इस चीजों में ज्यादा फोकस करके लिखना पड़ेगा कि भैया हमारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, हम क्रिकेट में यहाँ तक खेले हुए हैं, हम इंटरनेशनल लेवल तक गए हुए हैं, ठीक है, हम साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, इन सब चीजों में गए हुए हैं, ठीक। सो रेज्यूम में ये सब चीजें भी आएंगी। हाँ, क्या क्रिकेट से जॉब का मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से पता पड़ता है कि तुम कौन सी चीज में एक्सेल कर सकते हो, तुमने कभी जीवन में कोई अच्छा किया भी है कि नहीं किया है, ठीक है। तेरे जीवन का पता नहीं, लेकिन नॉर्मली लोग ने कुछ ना कुछ एक फील्ड में तो अच्छा किया होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये दिखाना है वो रेज्यूम में कि बॉस आपसे बेस्ट सूटेड बंदा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में, इस जॉब के लिए आपसे बेटर बंदा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिज्यूम में बेसिकली आप ये लिखना चाहते हो और आप ऐसा रिज्यूम बनाना चाहते हो ताकि सामने वाले की नजर पड़ते ही उसको लगे कि हाँ भैया ये बंदा अलग है, ठीक है। सो रिज्यूम बेसिकली आपकी जन्म कुंडली होती है एकेडमिक्स की फील्ड में और जॉब की फील्ड में, ठीक। अच्छा चलो, ये देखो चिल्लर चीज है, ये देखो योर रिज्यूम शुड मेंशन योर करियर गोल्स, आप जीवन में करना क्या चाहते हो आगे, ठीक है। स्पेसिफिक जॉब ऑब्जेक्टिव्स, आप उस जॉब में क्यों आना चाहते हो, आपको वही कंपनी में क्यों आना है, ठीक। रिवील योर एडिक्वेट नॉलेज अबाउट द कंपनी बीइंग अप्रोच्ड, आप जो कंपनी में जा रहे हो जॉब के लिए, क्या आपको उस कंपनी के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं, ठीक है। आप टीसीएस में जा रहे हो, आप जाके उससे पूछ रहे हो भाई चने फुटाने बेच रहा है क्या, पॉसिबल है नहीं ना, ठीक है। सो एक्सप्लेन योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर सूटेबल फॉर द जॉब यू आर आस्किंग। आप अगर अकाउंटेंट की नौकरी के लिए जा रहे हो और आपका मेन कोर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का है, ठीक है, तो दोनों मिसमैच हो रही है। आप अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हो और आप हो इंजीनियर, ठीक है, या वाइस वर्सा, कोई भी ले लो। गिव एविडेंस ऑफ एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स, ये राइटिंग स्किल्स का एविडेंस उसको तब मिलेगा जब आप अच्छा रेज्यूम बना के जाओगे, ठीक है। वो अज्यूम करेगा कि आपने गूगल से तो नहीं छापा है, ठीक है। सो वो अज्यूम करता है कि आपने जो भी रेज्यूम बनाया है वो अपने हाथ से लिखा है और आपके बारे में जो भी आपने लिखा है वो सच है, वो ये अज्यूम करके चलेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से तुमको अपना रेज्यूम डिजाइन करना है कि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स उसमें प्रेजेंट हो, ठीक। जितने भी एचआर वाले रहते हैं ना, सब लोगों ने हजारों रेज्यूम्स देखे हुए रहते हैं, उनको वर्ड्स पकड़ना आ जाते हैं कौन से गूगल से छापे हुए हैं, कौन से तुमने अपने हाथ से लिखे,
ठीक है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है। सो ये डिफरेंस उनको पहले से पता होता है। तो जहां तुमने गूगल के वर्ड छापने शुरू किए, उनको समझ में आ जाएगा गूगल वाला बंदा है, इसका कोई काम नहीं कर सकते, अपन कुछ नहीं कर सकते, भले तुम कितने भी अच्छे टैलेंटेड क्यों ना होंगे। लेकिन अगर तुमने वो चीजें छापी होंगी तो उनको समझ जाएगा और वो तुमको नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। और रेज्यूम के साथ साथ एक कवर लेटर नाम की चीज होती है, ठीक है, ये आप रेज्यूम के साथ में लगाते हो। ठीक, इसमें आप ये लिखते हो कि बॉस, रेज्यूम तुम्हारा कितने भी पेज का हो, 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 पेज का रहता है, मैक्सिमम 2 पेज का रेज्यूम इज कंसिडर्ड एज अ गुड रेज्यूम। ठीक है, उसके आगे आप एक कवर पेज लगाते हो। आप उस कवर पेज में ये लिखते हो कि वो कंपनी के बारे में आपको कैसे पता पड़ा और कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो और वो कंपनी में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, आप क्या हो वो सब तो आप रेज्यूम में बता ही रहे हो, लेकिन आप उस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। रेज्यूम तो आपका कॉमन ही रहेगा सारी कंपनीज के लिए। ठीक है, आप टीसीएस जाओ, आप विप्रो जाओ, आप इन्फोसिस जाओ, आप ईएनवाई जाओ, आपका रेज्यूम तो सेम ही रहेगा, आपके मार्क्स तो बदल नहीं जाएंगे, चारों के हिसाब से अलग अलग मार्क्स तो दोगे नहीं। ठीक है, मार्क्स तो एक ही रहेंगे, लेकिन आपका कवर पेज बदलेगा हर जगह पे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बदलेगी, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना चाहते हो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, सो कवर पेज उन लोगों के लिए रहता है। देखो, a cover letter is a letter that accompanies the resume and reflects your knowledge of the employer or trainee. Its purpose is to introduce you to the organization, convey your interest in the company and draw attention to your resume. बंदा आपने रिज्यूम सबमिट कर दिए सारे, जो एचआर वाला बंदा रहेगा वो क्या करेगा पता है, वो आपका कवर लेटर देखेगा और रिज्यूम देखेगा, रिज्यूम सिर्फ ऊपर से पढ़ेगा, मेन आपका कवर लेटर देखेगा वो कि इसमें आपने क्या लिखा है कंपनी के बारे में, कितने अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं। ठीक, उससे उसका ध्यान जाएगा तो वो रिज्यूम पढ़ेगा, वरना वो रिज्यूम भी नहीं पढ़ेगा, ऐसे ही फेंक देगा उठा। ठीक है, हजारों लाखों रिज्यूम्स आते हैं उसके पास रोज, लाखों, उसमें से उसके पास टाइम नहीं है हर एक देखने का, तो वो सिर्फ कवर लेटर पढ़ के आगे बढ़ जाता है। कवर लेटर इंटरेस्टिंग लगा तो ठीक, नहीं तो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा रेज्यूम्स के टाइप देखो, बेसिकली अपन 3 टाइप के रेज्यूम डिस्कस करने वाले। सबसे पहला क्रोनोलॉजिकल बोलते, अब कल ये डिस्कस किए थे, सीक्वेंस टाइम के हिसाब से। ठीक है, आप 10th क्लियर किए, आप 12th क्लियर किए, फिर आपने बीकॉम क्लियर किया, ग्रेजुएशन हुआ, फिर उसके बाद सीए हुआ, एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस के हिसाब से लिख रहे हो, या आपने जॉब की सीक्वेंस बता रहे हो कि 2012 में मैं यहाँ था, 2015 में मैं यहाँ था, 2017 में यहाँ था, 2021 में यहाँ था। ठीक है, यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस कि सर मैंने इस साल में यहाँ जॉब किया, यहाँ से स्विच किया। ठीक है, फिर फंक्शनल रिज्यूम, हाँ क्रोनोलॉजी डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स क्या है। आप अगर अपनी इनएक्सपीरियंस को छुपाना चाहते हो तो आप क्रोनोलॉजिकल फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छा फंक्शनल रिज्यूम कुछ नहीं है, स्किल बेस्ड रिज्यूम्स है, इसमें आपकी स्किल्स और अकॉम्प्लिशमेंट को आप ज्यादा फोकस देते हो। ठीक है, बजाय कि अपने क्रोनोलॉजी को, क्रोनोलॉजी में आप अपने जॉब की प्रोफाइल्स देखते हो, कहाँ कहाँ पे किस किस पोजीशन में जॉब की है, लेकिन फंक्शनल रिज्यूम में आप अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करते हो कि बस हमारे अंदर टीम वर्क का स्पिरिट है, हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ अच्छा भी करेंगे, हम लोग हार्ड वर्कर्स है, वी आर एथिकल पीपल, ये सब चीजें ज्यादा फोकस में रहती है उसमें। हाँ बराबर। अच्छा देखो, जॉब टाइटल्स एंड वेयर यू हैव वर्क प्रीवियसली टेक ऑन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, ये ध्यान रखना। क्रोनोलॉजी में तुमने कहाँ कहाँ काम किया है वो फर्स्ट प्राइमरी इंपॉर्टेंस पे है, फंक्शनल वाले में तुम्हारा सेकेंडरी इंपॉर्टेंस में कहाँ तुमने काम किया, मेजर इंपॉर्टेंस है तुम्हारी स्किल्स। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं दोनों। तीसरा वाला देख लो, कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला लो, क्रोनोलॉजी को और फंक्शंस को, तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिज्यूम बन गया। मतलब ये रिज्यूम आप कब अप्लाई करोगे, जब आपका इक्वल है, आपकी स्किल्स भी उतनी है जितना आपने जॉब किया हुआ है, तो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास स्किल्स भी है। ठीक है, चलो क्रोनोलॉजी के सीधा एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये सब पढ़ के तुम बोर हो जाओगे। आ जाओ, आ जाओ सीधा। देखो क्या बोलता है बंदा, कौन है, मोहित मेहता। ठीक है, बंदे ने क्या किया, नाम लिखा, अंदर नीचे एड्रेस लिखा, फोन नंबर, ईमेल, ये आपकी कॉन्टैक्ट प्रोफाइल हो गई।
ठीक है, सामने वाला जब आप रिज्यूम छोड़ रहे हो आप सामने वाले के पास, तो आपको कांटेक्ट कैसे करेगा, ये चीजें होना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका फर्म में ज्वाइन करने का, टू बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर टू मी tremendous opportunity for growth in career and provide a challenging environment that will utilize my accounting skills and abilities to the maximum। गूगल वाला है लेकिन ये लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको ये बताना है सामने वाले को कि आप वहां क्यों करना चाहते हो जॉब। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव है उस जगह पे जॉब करने का। फिर समरी, बंदा कहाँ का काम किया हुआ है, देखो मोर देन 13 years of experience in both practical and managerial aspects of the job, process of flawless understanding of fundamental concepts of accounting। ठीक है, ये बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे थे, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, फ्लॉलेस जॉब, जितने भी एडजेक्टिव आते हैं ना तुमको, जितने भी, वो सब लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, सब, कोई मना ही नहीं है कि ये एडजेक्टिव हम नहीं लिख सकते, जितने आते हैं। एक्सेप्शनली गुड एट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, एक्सेप्शनली गुड, सुनो ये वर्ड्स ध्यान रखो। ठीक है, ये तुम एग्जाम में छाप सकते हो, ये वर्ड्स कहीं पे भी, ये वर्ड्स ध्यान रखो। अगर तुमको एडजेक्टिव नए याद नहीं होते हैं तो इन वर्ड्स को याद कर लो। ठीक है, यही छाप देना। देखो, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, excellent communication and comprehension skills, in-depth knowledge of foreign policies and trade policies followed by various nation across the world। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिकली आप कर क्या सकते हो फर्म के अंदर, आपके पास खासियत क्या है, आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, ये आपकी स्किल्स आ गई, समझिए। ठीक, फिर आगे आपका एक्सपीरियंस कि भैया 2004 से अभी तक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने इन जगहों पे काम किया हुआ है। ठीक है, कौन सी, ऑडिट एंड टैक्सेशन में काम किया है मैंने, डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, मैनेजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, परफॉर्मिंग पीरियोडिक ऑडिट, प्रिपरेशन ऑफ रिप्लाई टू नोटिसेस, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन सब में काम किया हुआ है मैंने, कंडक्टिंग रेगुलर मीटिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, ये रिवर्स जा रहा है। ठीक है, क्रोनोलॉजी को आप उल्टा भी कर सकते हो, तुम क्रोनोलॉजी को रिवर्स भी कर सकते हो। सुनो, अभी ये उल्टा जा रहा है, ये 2004 में प्रेजेंट चल रहा है, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये करते हैं कि जो आप अभी तक चल रहे हो एट प्रेजेंट जो आएगा वो पहले आएगा। ठीक है, आप पुरानी चीजें बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको जानना भी नहीं, बेसिकली उसको मतलब सिर्फ इतना रहता है कि आपने लास्ट जॉब कहाँ किया। ठीक है, वो जहां आप जॉब कर रहे होते हो वो जगह ही अपने आप में बहुत कुछ बोल देती है। अगर आप टीसीएस से छोड़ के आए हो तो ऑब्वियसली उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप क्वालिफाइड हो कि नहीं। यू आर वर्किंग इन टीसीएस और जो आप पोस्ट पे होगे वो उससे समझ जाएगा कि आप कितने क्वालिफाइड हो। ठीक है, उसको जरूरत नहीं है जानने की आपके पास कौन सी डिग्री है। सो बेसिकली आप लास्ट जॉब एक्सपीरियंस लिखते हो सबसे पहले, उसके बाद आप लिखते जाते हो कि आप और कहाँ काम किए। 2004 से अभी तक कितना हो गया है। ठीक है, देखो 2001 से 4 तक वो क्वालिफाई किया था इंटर, उसने उसको नीचे लिखा, दिस इज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस, इसलिए उसने इसको नीचे लिखा। ठीक है, 3 साल की आर्टिकलशिप वाला पीरियड है, इंटर क्वालिफाई किया। ठीक है, देखो डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में था, कहाँ पे, गोयल एसोसिएट्स में, दिल्ली, वर्कड एज अ कोर टीम मेंबर फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये इंटर्नशिप थी। ठीक है, सो बेसिकली इसका एक ही जगह का जॉब एक्सपीरियंस था जो उसने लिख दिया। 2004 से लेकर अभी तक मैं सीए हूँ और मैं एट प्रेजेंटली बॉम्बे में काम करता हूँ, बैंड्रा में, ये फर्म के साथ में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में, ये फर्म के साथ। ये आपका एक्सपीरियंस का पहला डोज। ठीक है, क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है, पहले आपने वहां लिखना है जहां आप करंटली काम कर रहे हो, उसके बाद पीछे जाते जाना। ठीक है, कहाँ लिखा है 13 साल का जॉब एक्सपीरियंस? हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तुम अगर आज की डेट में बना रहे हो तो 2004 से मत लिखना, तुम यार फिगर्स में मत जाओ। 13 साल लिखा है, तुमको क्या पता है कि ये कब बना है? ठीक है, अच्छा देखो एजुकेशन की क्रोनोलॉजी भी फॉलो करिए इसने। 2004 मतलब जो करंट प्रेजेंट जो सबसे लेटेस्ट उसकी एजुकेशन थी वो लिखी है, फिर उसके बाद वो पीछे जाते गया। ये देखो कहाँ तक लिखा है इसने, देखो पीसीई, सीपीटी, बीकॉम, 11th 12th 10th
10th तक की क्रोनोलॉजी ली हुई है उसने कि कब कब मैं पास होता गया। ये क्रोनोलॉजी इसलिए जरूरी है, आप क्रोनोलॉजी क्यों लिखते हो? ताकि सामने वाले को ये दिखे कि भैया हमने सब लाइन से चलते गए, हमारे बीच में कोई गैप नहीं आया। आप सीए बने हो तो आप कितने अटेम्प्ट से सीए बने हो क्रोनोलॉजी से समझ में आ जाता है। आपने इंजीनियरिंग करी है तो कितने साल में इंजीनियरिंग करी है इससे समझ में आ जाता है। ठीक है, सुनो सुनो, शुरुआत कहां से करी थी अपन ने? देखो, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव और समरी। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हम क्यों काम करना चाहते हैं फर्म के साथ। समरी में हमारी स्किल्स क्या है। ठीक है, कवर पेज अभी तक पूछा नहीं है मैंने। ठीक है, ये समरी, समरी के बाद में सीधा एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन, और एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों में तुमको क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है। ठीक है, फिर क्रोनो एक्सपीरियंस और दोनों में ये क्रोनोलॉजी का फॉर्मेट है अपना। ठीक है, तुमको एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों में क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है। लिखो ना उसमें। बीकॉम ऑन गोइंग, क्या दिक्कत है? ये देखो स्किल्स फिर से इसने एक्सप्लेन करी है। दिल्ली स्किल्स इधर नहीं आएगा, दिल्ली ऊपर वाला है, स्किल्स बाद में है। ठीक है, ये देखो वेल वर्स विद एमएस ऑफिस, टैली की नॉलेज है, 250 आवर्स ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये सीए में हर एक को होती है, बताने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अच्छा ये देखो ऊपर इसने तुमको सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी और नाम दिया था अपना और कहाँ रहता है। ठीक है, नीचे देखो क्या क्या दे रहा है ये पर्सनल डिटेल भी दे रहा है, कब पैदा हुआ, शादीशुदा है कि नहीं है, लैंग्वेज कौन सी आती है, ये बहुत जरूरी है। सी मैरिड एंड लैंग्वेजेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैरिज लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आप मैरिड हो तो ऑब्वियसली आप सेटल्ड हो, मतलब आप कहीं जाने नहीं वाले हो। कंपनीज को बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। ठीक है, और लैंग्वेजेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कहीं वो भेजना चाहते हैं साउथ साइड और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो वो लोग उस बंदे को भेजेंगे जिसको वो लैंग्वेज आती है। ठीक है, सो दीज पर्सनल इंफॉर्मेशन आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, खासकर लैंग्वेजेस, मैरिज स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इसलिए कि भैया बंदे को एज पता होनी चाहिए कि आप बुढ़े हो कि जवान हो, कितने साल तक काम करने वाले हो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, परमानेंट एड्रेस ऑब्वियसली ऊपर का सीएम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिक्लेरेशन आप नॉर्मली झूठी लिखते हो। ठीक है, I solemnly declare that all of the information above is true to the best of my knowledge. ठीक है, ये आप लिखते ही छो। ठीक है, ये फॉर्मेट जमा क्रोनोलॉजी वाला। ओए, ये फॉर्मेट लिख पाओगे? किसी का भी खुद के बारे में नहीं लिखना पड़ेगा पेपर में। हाँ, एक तुमको बंदा दिया जाएगा, ये बंदे ने ये किया है, इसके बारे में लिखो। ठीक है, तुमको उसके बारे में लिखना है, खुद के बारे में लिखना नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है। अच्छा आ जाओ, चलो। हाँ बराबर, चलो देखो फंक्शनल फॉर्मेट। इसमें अपन किस पे फोकस करने वाले? स्किल्स पे फोकस करने वाले, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो सेकेंडरी चले जाएगा। ऊपर अपना एक्सपीरियंस अपन ने पहले लिखे थे, प्राइमरी में डाले थे। यहाँ अपन अपनी स्किल्स को प्राइमरी में डाले। उस छोटा सा लिखा था। तूने फोकस किस पे किया था? क्रोनोलॉजी किसके ऊपर बनाई थी? क्रोनोलॉजी तूने शुरुआत कहाँ से करी? तूने एक्सपीरियंस से शुरू करा था, उसके बाद तू एजुकेशन पे आया था। यहाँ अपन एजुकेशन और स्किल्स पहले लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस कम है इसलिए अपन उसको सेकंड फोकस देंगे। ठीक, ये नॉर्मली वो लोग बनाते हैं जो लोग जस्ट फ्रेशर्स होते हैं, निकले होते हैं कॉलेज से बाहर। वो लोग जब जॉब का रेज्यूम बनाते हैं तो सबसे पहले ये सब चीजें लिखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नाम के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या देंगे। देखो उसने सेंटर में लिखा था, इसने साइड में लिखा है, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। ठीक है, सो नाम लिखा, नंबर लिखा, ईमेल लिखा, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आधा राइट साइड में आधा लेफ्ट साइड में, ऐसा काय को क्रिस क्रॉस क्यों करना है रे? देखो नहीं चलो क्या क्या देखते, ये कोई मतलब की चीज है?
करियर ऑब्जेक्टिव्स वहां पे भी थे, ठीक है। क्या करना चाहता है? सीकिंग अ चैलेंजिंग करियर विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन that provides an opportunity to utilize my technical skills and abilities. In the field है, FI में से, in the field of IT, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स, अच्छा देखो करियर ऑब्जेक्टिव के बाद ये एजुकेशन पे सॉरी एक्सपीरियंस पे नहीं आया, ये सीधा टेक्निकल स्किल्स पे आ गया, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ फंक्शनल रिज्यूम। ये फर्क है तुम्हारा क्रोनोलॉजी में और फंक्शनल में, ठीक है। समरी, यस यस यस। देखो हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग मतलब है नेटवर्किंग पे आ गया, ठीक है। आईटी का बंदा, हमको थोड़ी मालूम ये सब क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं। तुम लोग वर्ड से याद कर सकते हो थोड़े थोड़े। आईटी में तुम लोग को फोन इस्तेमाल करना आता है, फोन इस्तेमाल करना आता तो तुमको थोड़े बहुत वर्ड भी आते होंगे इसके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एकदम गवार हो, ठीक। अभी लोकेश को देख लो, आईफोन लिया उसने अभी अभी, थोड़ा बहुत तो आता होगा ना आईफोन के बारे में, उसको कुछ तो भी आता होगा ना आईफोन के बारे में यार, iOS के बारे में कुछ तो जानता होगा, क्यों आता है ना। लेकिन बस देखो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब क्रिएटिव सूट, ये सब आप लिख सकते हो। आप फेंको, बिंदास फेंको, भैया मेरे को फोटोशॉप भी आती, भैया मेरे को OBS भी आता है, मेरे को सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, लिखो ना तुम, किसने मना किया, ठीक है। अच्छा पर्सनल स्किल्स क्या है? दोनों स्किल्स में फर्क है, ये टेक्निकल स्किल्स थी। यहाँ आप ये मत लिख देना कि मेरे को खाना बहुत अच्छा पकाना आता, ठीक है। वो पर्सनल स्किल है, टेक्निकल स्किल नहीं है आपकी। टेक्निकल स्किल ऑर्गेनाइजेशन को आपकी टेक्निकल स्किल से ज्यादा मतलब है, बजाय की पर्सनल स्किल से भी मतलब है। आपका टीम वर्क अगर आपकी पर्सनल स्किल है तो उससे उनको बहुत मतलब है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है। कौन से? हाँ होटल मैनेजमेंट वाले के लिए खाना बनाना इज ऑब्वियसली, वो आप फिर उसको ऐसा नहीं लिखोगे आई नो कुकिंग, ऐसा थोड़ी ना लिखोगे। भैया तो अप्लाई कर रहा है उस जॉब के लिए, ये तो आती चीज तेरे को, उसके अलावा और क्या आता है देखो, ठीक है। हाँ ये आपको डिटेल लिखना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से क्यूजीन्स आते हैं, मुझे थाई, चाइनीज, लेबनीज ये सब बनाने आते हैं, ठीक है। लेबनान एक कंट्री है, उसका फूड टाइप है क्या, आएंगे उस पे आ रहे ना अपन, रुक जा टेंशन मत ले। देख एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपकी पर्सनल स्किल है। आप अगर लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो और आप लोगों से जेलअप हो जाते हो साहिल, ठीक है, तो ये आपकी स्किल है, दिस इज योर पर्सनल स्किल। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली और एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, दोनों लिख दिया भाई ने, कि अकेला हूं तो भी काफी हूं, टीम के साथ हूं तो भी बढ़िया है, ठीक है। दिस इज अ डिप्लोमेटिक आंसर, ठीक है। अच्छा ये सुनो, और कितना फेंका इसने, प्रूवन लीडरशिप स्किल्स एंड एबिलिटी टू मोटिवेट। कहीं एक्सपीरियंस नहीं है अपने को, हाँ, लेकिन प्रूवन है हमारी लीडरशिप स्किल्स, हम बहुत अच्छे करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। अच्छा एजुकेशन पे आ जाओ, देखो क्या क्या किया बंदे ने, बीटेक किया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, क्रोनोलॉजी देखो, ठीक है। देखो एजुकेशन का उसने एक ही जगह लिखी है, उसके बाद सीधा अचीवमेंट पे आ गया कि उसने और क्या क्या अचीव किया है कोई भी फील्ड में। देखो इसने क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट था ये एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स का, लेआउट आर्टिस्ट है एमजे स्टूडेंट मैगजीन का। मैटर करता है कि एमजे स्टूडेंट है मैगजीन में क्या करता था, प्रोफाइल के हिसाब से देखो, कहीं तुमको लगता है कि मैटर करता है, लेकिन फिर भी इसने लिखा है क्योंकि ये इसका अचीवमेंट है, ठीक है। आपने कोई भी फील्ड में कुछ भी अचीव किया होगा, वो कहीं भी होगी। आप सीए की फील्ड से, मैं अगर सीए का प्रोफाइल का एक जॉब में जाना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं सीए की प्रोफाइल की चीजें लिखूंगा, मैं उसमें और चीजें भी लिख सकता हूँ जो सीए से दूर दूर तक कोई रिलेशन में रखती ही नहीं है। उससे ये पता पड़ता है कि आप उसमें स्किल्स में, आपको एक्चुअल में कोई स्किल्स है कि नहीं है, कि आप एवरेज बंदे हो एकदम, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ये दिखाता है कि आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक है। आप कुछ भी करने की चाह रखते हो, जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आपके पास प्रोफाइल्स या सर्टिफिकेट्स रहते हैं ना, उससे उनको ये पता पड़ता है कि भैया ये बंदा कितना लाइवली है, ये कौन कौन सी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ये खुद से होकर इनोवेटिव और इनिशिएटिव लेता है कि नहीं लेता है, उनको ये फर्क पड़ता है उससे, ठीक है, कि आप इनिशिएटिव लेके खुद काम करते हो कि नहीं करते हो।
इसलिए वो आपसे ये वाली स्किल्स भी चाहते हैं, ठीक है। ये सब फिर उसने वही कचरा लिख दिया। अच्छा ये देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस। ये तुम दोनों में लिखना, क्रोनोलॉजी में भी रेफरेंस लिखना और फंक्शनल में भी रेफरेंसेस, और हमेशा रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड एट रिक्वेस्ट। किसी का नाम नहीं डालना जबरदस्ती, ठीक। रेफरेंसेस क्या होता है, आप किसके थ्रू आए हो, या आप कोई ऐसा बंदा है क्या, कोई ऐसा बड़ा आदमी है क्या जो आपको रेफर करता हो कि हाँ भैया ये काम अच्छा करता है, या ये मेरे अंडर पढ़ा हुआ है, आई कैन वाउच फॉर इट, ठीक है। हो सकता है कि आप कोई बड़े टीचर के बहुत क्लोज हो, आपने सीए किया, आप कोई बहुत एकदम टॉप लेवल के टीचर के साथ बहुत पर्सनल कॉन्टैक्ट में, तो वो आपको वाउच कर सकता है, ठीक। लेकिन दैट कॉन्टैक्ट विल बी प्रोवाइडेड इफ यू आस्क फॉर इट। हम अभी नहीं बताएंगे हमारा रेफरेंस क्या है। अगर आपको चाहिए कि हमारा रेफरेंस कौन है, हम आपको बताएंगे कौन है और उससे आप कांटेक्ट करो, ठीक है। अदरवाइज रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड हर एक, ठीक है। सेम है ना रे, डेट प्लेस। अच्छा डिक्लेरेशन, डेट प्लेस, डेट प्लेस चलता है कहीं पे, कोई इशू नहीं चलता है। नीचे लिखना, वैसे नॉर्मली नीचे ही लिखी जाती है डेट प्लेस सिग्नेचर। ये रवि शर्मा ये सिग्नेचर है उसके ऊपर है, ठीक है। नहीं मारनी नहीं है, तुम भावुक मत हो, ठीक है। तुम एक्चुअल में रिज्यूम नहीं भर रहे उसका, ठीक। अच्छा देखो थर्ड वाला सैंपल कॉम्बिनेशन, इसमें तुम दोनों पे फोकस कर रहे हो, स्किल्स पे और सुनो तुम दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हो, स्किल्स पे और एक्सपीरियंस पे, ये दोनों चीजों पे फोकस मार रहे हो इसमें, ठीक। ये नॉर्मली वो लोग करते हैं जो बहुत सारे जॉब स्विच कर चुके होते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और जिनके पास स्किल्स भी होती है। देखो करियर ऑब्जेक्टिव और समरी सेम रहेगा, इसमें समरी में तुम्हारे क्वालिफिकेशंस भी आ गए, ठीक। फिर उसके बाद एजुकेशन आ गया नॉर्मल, देखो ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस, इसमें सब खिचड़ी है। देखो क्वालिफिकेशन आ गए तुम्हारे सारे, हमको ये भी आता, हमको प्रोडक्ट टेस्टिंग भी आती, इन प्रोसेस कंट्रोल भी आता, प्रोडक्शन प्लानिंग भी आती, फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है हमारे पास, एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेंसी का, डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। आई एम एंथुजियास्टिक, इंडस्ट्रियस, क्रिएटिव, possess strong analytical, investigative, decision making, communication skills। काम की चीज पे फोकस करो, ठीक है। सुनो इसमें हंसने वाली बात क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग में पहली बार नाम सुन रहे क्या? आर यू हियरिंग द नेम फॉर द फर्स्ट टाइम? सुनो देखो एजुकेशन सिंपल सी चीज है, कहाँ पे क्या क्या किया, इसमें इसने डेट्स नहीं लिखी है, ठीक है। इसने सिर्फ ये लिखा है कि भैया मैंने ये चीज करी हुई है, इसने क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं करी, सिर्फ लिख दिया कि भैया मैंने ये किया ये किया ये किया, कब किया है वो जाने दो, ठीक है। अच्छा ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के थ्रू मेरे पास क्या क्या आया, अपन कॉम्बिनेशन में बैठे इस वक्त, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास स्किल्स भी है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है हमारे पास, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है। सो इस वक्त आप ये भी बता सकते हो कि भैया हमने ये जगह पे जब जॉब किए थे तो हमने उस प्रोफाइल से ये सीखा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्किल्स आपके पास पहले नहीं थी लेकिन आप वहां काम करते करते आपके पास ये स्किल्स एक्वायर हुई, ठीक है। सो उसके बाद देखो फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भी लिखा है उसने, कंप्यूटर स्किल्स भी डाल दिया बाद में, कोई मतलब नहीं है, ये सब तुम्हारा ये मनगढ़ंत है, जितना तुम मन से फेंक सकते हो उतना फेंक लो, ठीक है। फिर रेफरेंसेस वही सेम, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, ये हमेशा अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट ही लिखना, कोई नाम मत लिख के आ जाना वहां पे और नंबर मत छोड़ देना, ठीक है। सेम डिक्लेरेशन और डेट प्लेस सैल्यूटेशन, तो ब्लैंक भी छोड़ देगा ना फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, हाँ। अच्छा सुनो कवर लेटर पे आ जाओ, सुनो ये जो रिज्यूम राइटिंग है ना ये 6 अटेम्प्ट में एक बार आता है, 6 या 7 अटेम्प्ट में एक बार आती है तुमको रिज्यूम राइटिंग। पर्सनल डिटेल्स लिख सकते हो, नीचे लिखो चलेगा, नहीं लिख दे, लिखना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स लिखो। सी रिज्यूम डाल रहे हो पर्सनल डिटेल तो डालना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं,
लेकिन अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं सलमान खान का आया, मान के चलो आया, अचीवमेंट पे अपन लिख सकते हैं गुड एट शूटेबल, ताकि सामने वाले को चीज चले अच्छी, ठीक है चलेगी। सर इससे गुड अरे भावुक मत हो, भावुक थोड़ा कम हो। चलो सुनो, कवर लेटर पे आ जाओ। देखो ये आएगा तो 4 मार्क का कवर लेटर ही आ जाएगा, ठीक है। देखो नहीं, एक चीज आएगी, देखो अ कवर लेटर मस्ट गिव द रेसिपिएंट अ रीजन टू बी इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। उसको एक रीजन दो कि भैया आप में इंटरेस्टेड क्यों रहे हो, क्यों आपका रिज्यूम खोल के पढ़े हो। इट मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन द पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हो, और वहां जो पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उसके लिए तुम सूटेबल क्यों हो, ठीक है। कवर लेटर इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, देयरफॉर दे फॉलो सिमिलर फॉर्मेट। जो अपना लेटर का फॉर्मेट था सेम फॉर्मेट फॉलो होगा यहाँ पे। देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट सेम चीज है। डियर सर, सैल्यूटेशन क्या होता है? ठीक है, बहुत मार खाने वाले थे अगर तुम इसका मतलब नहीं बताते थे, ठीक है। सेंडर एड्रेस अपन ने ये सब उसमें भी देखे, रिपोर्ट राइटिंग में सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, कुछ अलग है यहाँ पे, ठीक है। क्या? हाँ तो एड्रेस ही कौन होता है? बहुत मार खाएगा लिटरली, ये 9-10 की चीजें है जो अपन अभी देखो। एड्रेस ही कौन होता है बताओ जल्दी, एड्रेस ही कौन होता है? तो ये बोलने के लिए तुमको इतना समय लग रहा है क्या? सुनो, अरे मैं बोलूं, तुमने मेरे को बोलने के पैसे दिए, भूल जाएगा, भूल जाते हो। सुनो, इंट्रोडक्शन सेम चीज लिखोगे कि भैया हमको ये पोजीशन में क्यों आना है, और मेंशन करो कि हमने क्या लर्न किया है अपॉर्चुनिटी के बारे में और कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम जानते हो जिसकी वजह से तुमको कंपनी में आना है, ठीक है। फिर बॉडी में आप ये लिखोगे कि आपकी सबसे रेलेवेंट स्किल्स क्या है। अगर आप फाइनेंस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये उसमें लिखोगे कि भैया मुझे फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आती है, आई कैन एनालाइज द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मेरे को फाइनेंशियल डिटेल्स को एनालाइज करके समराइज करना बहुत अच्छे से आता है। मैं जब रिपोर्ट बनाता हूँ तो उसमें समरीज बहुत प्यारी रहती है, सीएफओ को या सीईओ को इंस्टेंटली क्लिक हो जाता है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। आप समराइज करके शॉर्ट में लिख सकते हो चीजें बहुत अच्छे से, ठीक। सो बेसिकली उनको तुम्हारी स्किल्स और एक्सपीरियंस से मतलब है रिलेवेंट टू दिस कंपनी, इस कंपनी के हिसाब से तुम्हारी स्किल्स कैसे रिलेवेंट है, ठीक है। सो ये तुम्हारा हाईलाइट रहना चाहिए कवर पेज में, उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है। अच्छा, therefore you make a strong association between your capabilities and the requirements. जॉब डिस्क्रिप्शन नॉर्मली आपको पहले ही मिलता है, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा कि भैया ये कंपनी इस जॉब की प्रोफाइल का बंदा ढूंढ रही है, ठीक है। अब जॉब प्रोफाइल आपको मिल गया कि जॉब किस चीज के लिए मिलने वाला है, आप उसके हिसाब से मैनेज करोगे आपकी कैपेबिलिटीज और उनकी रिक्वायरमेंट्स दोनों मैच कैसे होती है, आपको क्या आता है और कंपनी को क्या चाहिए। जब ये दोनों चीजें मैच हो जाएगी तो आपकी जॉब प्रोफाइल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कंपनी को भी वही चाहिए कि आपको क्या आता है हमको बताओ, और हमारे जॉब के हिसाब से आप कैसे सूटेबल हो ये बताओ, उनको उससे मतलब है, ठीक है। सो योर जॉब प्रोफाइल शुड मैच विद द कंपनीज जॉब प्रोफाइल, ठीक। और आंसर भी तुम्हारा इसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस के जॉब में इंजीनियरिंग नहीं बैठेगा, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन में क्या डालोगे, ये देखो, conclude your application letter by thanking the employer for considering you for this position। वो नहीं झूठ मूठ का लिखते हैं अपन कि सर आप मुझे जॉब दोगे तो मैं बहुत एक्सेल करूंगा और आपने मेरे लेटर को कंसीडर किया, इसके लिए थैंक यू, भले उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक। ये आपको लिखना है, हर एक कवर लेटर में लिखना है ये अपने को, ठीक है। कवर लेटर आएगा तो 4 मार्क का, अगर कवर लेटर आए तो कवर लेटर ही आएगा, यस, तो रिज्यूम ही आएगा सर। अबे 40 मार्क का तो सेक्शन है, उसमें क्या क्या पूछ लोगे,
ठीक है, कम्युनिकेशन अभी बचा है अपना, ठीक है, कम्युनिकेशन तुम्हारा आएगा 8 से 10 मार्क का, उसके अलावा 30 मार्क बचे, ये 30 मार्क में से 4 चैप्टर में क्या ही पूछ लेगा रे, ठीक है, नोटिस, रिपोर्ट, प्रिसाइज और रिज्यूम, पैसेजेस भी है, वो पैसेजेस में तुमको मार डालेगा, ठीक है। चलो देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये तो तुम करते ही हो रहे हर बार, इसमें क्या नया है, ये देखो सैंपल कवर लेटर का, ये सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, ये ठीक है, देखो क्या क्या फेंका है इसने, बेटा लेटर समान फॉर्मेट है लेकिन कवर लेटर है। चलो आपसे नहीं 3 मिनट हुए, बोलते तो ऐसे मतलब साला इंग्लिश पढ़ना जानता आ रहा है तुमको, सेलो गुड्स क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग, ये रिफ्रेश करने के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हो तुमको, ठीक है, तो आनी भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ काम ही नहीं है बॉस, ये पढ़ना मतलब ये कोई काम की चीज है नहीं, ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सिर्फ लिखते जाना है, ठीक है। देखो क्या क्या फेंक रहा है, कोई इतना टाइम नहीं समझा ना, ये बात 2 दिन और कम्युनिकेशन जैसे खत्म हुआ इंग्लिश खत्म है अपना, ठीक है। तुम कवर लेटर पढ़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, पढ़ो क्या क्या फेंका है उसने, लपेटो नहीं, उसके वर्ड्स ध्यान रखो, ये लैंग्वेज तुमको लिखनी है, अपने मन में पढ़, तेरी बुक में भी लिखा हुआ है वैसे, पढ़ तो सी, अच्छा वाले दे रहा ना, रुको ना, काम आएगा तुमको आगे, इसका मैंने मालूम ये वाला जो है ना, ये निखिल की वजह से दिया है, आप देख रहे हैं कि क्या है इसका, स्कूल में पढ़ा, स्कूल में पढ़े, अबे वो कवर लेटर हुआ क्या रे, कवर लेटर हुआ, चलो कहा था तेरे पास है क्या लिखने के लिए, तेरे पास क्या है, तो क्या लिखेगा उसमें, क्या किया गया तूने, बता जीवन में क्या किया तूने, करो ना, बिल्कुल जितनी तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारी इमेजिनेशन पे रिस्ट्रिक्टेड है रेज्यूमे, ठीक है।